भाई एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मैनचेस्टर यूनाइटेड के टेक ओवर तमाशा में। और यहाँ पर सीसॉ की तरह कभी सर जिम रैटक्लिफ के पाले में बॉल गिर रही है, कभी आपके शेख जसीम के पारे में जसीम के पारे में बॉल गिर रही है। और कल रात में सन, जो आपकी एक सबसे ज़्यादा अनरिलायबल सोर्स है, उसने ये चीज़ रिपोर्ट की है कि सर जिम रैटक्लिफ टेक ओवर कंप्लीट करने के बहुत बहुत नज़दीक है। ग्लेजर्स ने डिसीजन ले लिया है कि आपके सर जिम रैटक्लिफ ही बनेंगे यूनाइटेड के नए ओनर, और अभी पार्शियल ओनरशिप की जो बात चल रही है उस पर प्रोसीड किया जाएगा और 3 साल के अंदर आपको सर जिम रैटक्लिफ पूरी 100% ओनरशिप अटेन करते दिखेंगे। राइट, ये चीज़ हमने 2 हफ्ते पहले भी डिस्कस की थी, लेकिन इस पर कोई अभी एक पॉसिबल टियर 1 सोर्स ने हामी नहीं जताई है कि भाई ऐसा होने वाला है। अब देखो, ये जितना ज़्यादा डिले हो रहा है उतना ज़्यादा प्रेशर मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर ट्रांसफ़र मार्केट में जाते बनने वाला है। आपके एरिक टेन हैग बहुत ओपनली ये चीज़ बोल चुके हैं कि एवरीवन नोज व्हाट आई वांट, द हायरार्की पीपल नो व्हाट आई वांट, एंड दिस डिले इन द टेक ओवर इज़ गोइंग टू कॉस्ट अस। ये हम सबको पता है, क्योंकि आपके जो ट्रांसफ़र टारगेट्स हैं वो तब तक आपके साथ नेगोशिएशन शुरू नहीं कर सकते जब तक आपको ये बात पता ना हो कि आपके पास कितना बजट होने वाला है समर मार्केट में। राइट, अब यहाँ पर शेख जसीम के बारे में ये बोला जा रहा है कि अभी वेट कर रहे हैं शेख जसीम एक पहली हिंट की जो आपको ग्लेजर्स तरफ से मिलने वाली है कि भाई ग्लेजर्स आखिरकार क्या मन बनाकर इस नेगोशिएशंस में आगे बढ़ेंगे। क्या वो पार्शियल ओनरशिप के लिए जाने को तैयार हैं, जो कि जिस केस में आपके कतारी ग्रुप बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होगा। दे वांट 100% एक्विजिशन ऑफ द क्लब, और उसके बाद ही वो क्लब में पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार होंगे। और अगर वहीं दूसरी तरफ आपके सर जिम रैटक्लिफ की बात की जाए तो उनको ओनरशिप में आना है। अब वो चाहे पार्शियल ओनरशिप में आए, चाहे वो आपके 100% ओनरशिप अटेन करके आए, उससे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो हमें शायद इस हफ्ते के बाद एक क्लियर पिक्चर मिलेगी जहां पर हमें पता चलेगा कि आखिरकार क्या डिसीजन आने वाला है हमारे टेक ओवर को लेकर। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो न्यूज़ रिपोर्ट्स आई हैं, जो आपकी सन ने रिपोर्ट की है, उस पर प्लीज़ अभी ज़्यादा अपना दिमाग खर्च मत करना। इट्स नॉट अ रिलायबल सोर्स, और अभी हमें वेट करना पड़ेगा जब एथलेटिक की कोई रिपोर्ट आएगी या फिर आपके टेलीग्राफ की कोई रिपोर्ट आए, तब जाकर आप थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट हो सकते हो, या फिर आपको एक क्लियर पिक्चर दिखाई देगी कि आखिरकार आपका नया ओनर होगा कौन, या फिर आपके ग्लेयर्स रुकने वाले हैं या नहीं। ऑल्सो देखो, यूनाइटेड इस टाइम पे ना एक ऐसी खतरनाक सिचुएशन में फंसी हुई है जहाँ पर उनको सबसे बड़ी जो दिक्कत है अभी अपने पूरे सिस्टम में, वो 2 एरियाज़ में, एक नंबर 9 का एरिया और एक गोल कीपिंग डिपार्टमेंट का एरिया। अब कल रात में हमने मिलान डार्बी देखी, उस दिन हमने आपका मैन सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड देखा। आपने दोनों गेम्स में देखा कि आपके गोलकीपर का बिल्डअप फ्रॉम द बैक में या फिर पासिंग अच्छी होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और आपने देखा है कि भाई आंद्रे ओनाना का नाम बार बार निकल कर आ रहा है। आंद्रे ओनाना एक ऐसे कीपर है जिनके साथ टेन हैग ने आईएक्स में काम किया था। ऑल्दो आंद्रे ओनाना के आखिरी डेज में आपके आईएक्स में उनके साथ फॉल आउट हुआ था रिलेशनशिप में, और जिसके बाद आईएक्स को हटाना पड़ा था आंद्रे ओनाना को अपनी फर्स्ट टीम से, भले ही उनके कॉन्ट्रैक्ट अभी भी बाकी था। यहाँ पर चेल्सी के साथ नाम जोड़ा जा रहा है, लेकिन कहीं कहीं उड़ती खबर ये भी आ रही है कि यूनाइटेड माइट बी इंटरेस्टेड इन गेटिंग ओनाना ऑन बोर्ड। अब देखो, यहाँ पर कल रात की अगर आप ओनाना की परफॉर्मेंस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों आपको ओनाना जैसा कीपर चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ओनाना चाहिए, लेकिन क्यों आपको ओनाना जैसा कीपर चाहिए। जब आपके ऊपर प्रेशर आ रहा हो, सामने वाली टीम प्रेस कर रही हो, तो आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि थोड़ा बॉल के ऊपर थोड़ा नहीं बहुत कॉन्फिडेंट हो, और इस केस में आपके डेविड डिया वो चीज़ प्रोवाइड नहीं करते। बहुत सारे लोग हम पर ये चीज़ अभी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हम पर मतलब वो लोग जो डेविड डिया को नहीं देखना चाहते अगले सीज़न यूनाइटेड का नंबर 1, कि इस वक्त पर डेविड डिया इज़ नॉट द प्रॉब्लम, द डिफेंस इज़ द प्रॉब्लम और द मिडफील्ड इज़ द प्रॉब्लम। अगर कोई प्लेयर 10 यार्ड का पास गलत कर रहा है, अगर कोई प्लेयर पूरी फील्ड स्कैन करने के बाद भी गलत पासेस टाइम एंड टाइम अगेन मैच दर मैच कर रहा है, सेव्स उसकी जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है उसके पूरे गेम का, अगर उसमें वो फंबल कर रहा है, ही कांट बी द मेन मैन। राइट, और अभी जो न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग डेविड डेया हैज़ एग्रीड अ न्यू डील विद मैनचेस्टर यूनाइटेड। जो रिपोर्टेड वेज स्ट्रक्चर बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि 200K पर वीक। अभी दुनिया का कोई ऐसा कीपर नहीं है जो कि 300K पर वीक भी अर्न कर रहा हो, लेकिन वहीं यूनाइटेड डेविड डिया को 375K पर वीक वेजेस दे रही है। और अगर आपका डीन हेंडरसन रुक जाता है और टेन हैग अगर डीन हेंडरसन को नंबर 1 कीपर बना रहे हैं, तो इन नो वे यूनाइटेड शुड एक्सटेंड डेविड डियास कॉन्ट्रैक्ट विद 200K पर वीक वेज स्ट्रक्चर, क्योंकि आपका एडरसन का इतना वेज नहीं है, आपके एलिसन का इतना वेज स्ट्रक्चर नहीं है, आपके थिबो कोर्टो भी इतना अर्न नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके डेविड डिया
इफ ही इज गोइंग टू बी द सेकंड चॉइस गोलकीपर, और अगर वो इतना वेज अर्न करेंगे, यू आर सेटिंग वंस अगेन अ वेरी रॉन्ग एग्जाम्पल इन अ टाइम पीरियड जहां पर आप 10 साल ऑलरेडी बिना प्रीमियर लीग टाइटल के बिता चुके हो। आपके पास पिछले 6 सालों में दिखाने के लिए सिर्फ एक कैराबाओ कप की ट्रॉफी है और कुछ नहीं है। तो ऐसे टाइम पीरियड में जब आपको अपना क्लब रीस्ट्रक्चर करना है, अपने उस डार्क पेज से बाहर निकलना है, उसमें आप ऐसी गलती दोबारा नहीं कर सकते। आई रिस्पेक्ट डेविड डेया फॉर वॉट ही हैज़ डन फॉर द क्लब, आई लव डेविड डेया फॉर वॉट ही हैज़ डन फॉर द क्लब, बट इट्स टाइम टू गो नाउ। यूनाइटेड अगर ये इमोशनल उसमें आकर ऐसे डिसीजंस लेगी तो यूनाइटेड कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। यू हैव टू लर्न फ्रॉम रियल मैड्रिड, यू हैव टू लर्न फ्रॉम, अभी अगर रिसेंट टाइम्स में देखा जाए बार्सिलोना का एग्जांपल भी आप ले सकते हो, जहां पर उन्होंने पिके को अलविदा कहा, कल उन्होंने सर्जियो बुस्केट्स को अलविदा कहा है, अभी वो आने वाले टाइम में प्रोबब्ली शायद जॉर्डी अल्बा से भी आगे मूव ऑन करना चाहेंगे। आपके पास ऑप्शन है टेबल के ऊपर, आप नए कीपर को ला सकते हो, लाना भी चाहिए। डिएगो कोस्टा के साथ आपके नेगोशिएशंस बताए जा रहे हैं। डिएगो डेलो ने ओपनली आकर डिएगो कोस्टा का नाम लिया है, उन्होंने ये हिंट भी दिया है कि ही वुड वांट टू सी डिएगो कोस्टा प्ले फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो कहीं ना कहीं प्लेयर्स भी यार नहीं है मतलब अब कंफर्टेबल डेया के साथ खेलने में। एंड डेफिनेटली एक ऐसा मैनेजर जिसका पूरा सिस्टम ही एक बॉल प्लेइंग गोलकीपर के अराउंड बिल्ड होता है, वो डेविड डेया के साथ अगले सीजन में जाकर ये उम्मीद नहीं लगा सकता कि वो इस टीम के साथ कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव कर पाएगा, जब उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है फुटबॉल का, वही अगर उसका पहला जो प्लेयर है वही अगर एक बिल्कुल ही एवरेज है। तो ये मेरा ओपिनियन है। डेविड राया के साथ भी अभी नेगोशिएशंस शुरू हो सकती हैं, ऐसा फेब्रिज़ियो ने रिपोर्ट किया था, बट वी हैव टू वेट फॉर इट। लेकिन अभी तक की जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है वो ये है कि नेमार जूनियर कुड पॉसिबली लीव पीएसजी, एंड अगर पीएसजी नेमार जूनियर लीव कर रहे हैं तो उसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड और न्यूकासल दो ऐसे क्लब्स बताए जा रहे हैं जहां पर नेमार जूनियर आना चाहेंगे। अब लास्ट ईयर हम सबको पता है कि चेल्सी के साथ लिंक थे नेमार जूनियर, लेकिन फिर वो डील नहीं हो पाई एंड नेमार स्टेड फॉर 1 more year एट पीएसजी। अभी जो भी सिचुएशन चल रही है, वेराटी के साथ फैन बेस का फॉल आउट हुआ है, पीएसजी अल्ट्रास बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम मैचेस अटेंड नहीं करेंगे पार्क दे प्रिंस पे और आपके अवे टर्फ पर, जब तक आप हमें कोई एश्योरिटी नहीं देते कि हम इन प्लेयर्स को हटाएंगे क्लब में से जो कि रिस्पेक्ट नहीं करते हैं क्लब के कल्चर की और वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर अगर यूनाइटेड वाकई में एक होता है ना बेंचमार्क साइनिंग करना चाहती है, तो क्या वो साइनिंग आपके नेमार जूनियर की होनी चाहिए या फिर वो हैरी केन की होनी चाहिए? अब देखो यार, एज अ प्लेयर अगर आप बात करोगे ना, नेमार को कोई मना नहीं कर सकता। आई डोंट थिंक कि आपकी पूरी फुटबॉल कम्युनिटी में कोई भी ऐसा बंदा होगा जो कि ये कहेगा कि नहीं भाई नेमार की साइनिंग फुटबॉलिंग टर्म्स अगर आप देखो तो एक फेल्ड साइनिंग होगी। बस बात ये आती है कि जो उसका वेज स्ट्रक्चर है, जो उसके ऑफ द फील्ड इशूज़ हैं, जो उसके ऑन द फील्ड इशूज़ भी हैं रिगार्डिंग दी एटीट्यूड एंड ऑल, वो कहीं ना कहीं यूनाइटेड को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हम हमेशा हमारी कोई भी मेन साइनिंग आती है तो हैवीली स्क्रूटनाइज होती है। आप चाहे जेडन सैंचो की बात करो, आप हैरी मैग्वायर की बात करो, पॉल पॉग्बा की बात करो, डिमारिया की बात करो, सेंचेज की बात करो, आप अगर अभी करंट टाइम में आप एंटनी की बात करो, हर एक प्लेयर को क्रिटिसाइज किया गया है। एंड एक प्लेयर जो कि ऑलरेडी हमेशा मीडिया के एजेंडास पर रहता है, अगर आप उसको लेकर आओगे एंड अगर उसका जो करियर है वो उस लेवल पे लिव अप नहीं हो पाया मैनचेस्टर यूनाइटेड में आने के बाद, जैसा कि उसने बार्सिलोना में दिखाया, या फिर अगर आप पीएसजी का भी उसका रिटर्न देखोगे गेम्स पर गोल्स का रेशियो, तो वो बहुत शानदार है। तो कहीं ना कहीं ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है यूनाइटेड के ऊपर। और क्या टेन हैग अभी इस टाइम पर एक ऐसे प्लेयर को लेकर आना चाहते हैं जो कि है तो वर्ल्ड क्लास, जो कि है तो बहुत शानदार, लेकिन कहीं ना कहीं उसका कमिटमेंट इशू रहता है और एक डिसिप्लिनरी इशूज़ रहता है, तो क्या हम उस पर अभी रिस्क लेने को तैयार है? देखो, अगर आप वैसे बात करोगे सिर्फ फुटबॉलिंग पर्सपेक्टिव से, आई वुड लव टू सी नेमार जूनियर प्लेइंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर रूलिंग हिम आउट कि भाई नहीं उसका हो गया टाइम और ऐसा वैसा। जब नेमार फुटबॉल पिच के ऊपर होता है, यू सी मैजिक हैपनिंग एट फुटबॉल पिच, राइट? ये चीज़ आप बहुत कम फुटबॉलर्स के बारे में बोल सकते हो, एंड नेमार जूनियर इज़ डेफिनेटली वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो कि अपने दम पर मैच पलटने का मादा रखता है, राइट? बट हाँ, यूनाइटेड शायद अभी इस टाइम पीरियड में रेडी नहीं है, बट अगर लिंक्स आएंगे और अगर यूनाइटेड अप्रोच करती है तो काफ़ी मज़ा आएगा डेफिनेटली। एंड एम्बापे के रिगार्डिंग भी एक अपडेट आई है कि एम्बापे शायद रियल मैड्रिड को ज्वाइन कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं अगर कतारी ओनरशिप आती है तो एम्बापे का एक ऑप्शन हमारे लिए भी शायद ओपन हो सकता है। मैं इसको रूल आउट नहीं करूँगा कंप्लीटली, हाँ इसके चांसेस होने के बहुत कम है, लेकिन अगर कतारी ओनरशिप आती है तो कहीं ना कहीं एम्बापे का ऑप्शन टू मैनचेस्टर यूनाइटेड ओपन इसलिए भी हो सकता है
क्योंकि आपके अर्लिंग हालैंड इज करेंटली प्लेइंग फॉर मैन सिटी, और डार्बी राइवल के लिए आकर खेलना और कहीं ना कहीं वो प्लेयर बनना जो कि यूनाइटेड को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है, वो चैलेंज शायद कहीं ना कहीं आपके एम्बापे को ज़रूर अट्रैक्ट करेगा, मोटिवेट भी कर सकता है। बट हाँ, वो एक फार फेच्ड ड्रीम है जो कि शायद पॉसिबल ना हो पाए। एंड द मोस्ट लाइकली डेस्टिनेशन फॉर किलियन एम्बापे इज गोइंग टू बी रियल मैड्रिड। बट मैं देखो अपनी क्लब की मूव को बिल्कुल ही रूल आउट नहीं करूंगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, भले अगर 5% चांस है, बट 5% चांस भी चांस तो है। अगर रियल मैड्रिड 1% चांस पर मैन सिटी को बीट कर सकती है, तो ट्रांसफर बिजनेस में तो भाई हमने बहुत कुछ उलटफेर होते देखे हैं, और कभी किसी भी साइनिंग को किसी और क्लब में जाते भी देखा है, भले वो कितनी भी ज़्यादा आपकी श्योर शॉट साइनिंग लग रही हो एक क्लब के रिगार्डिंग, तो वो भी एक बात है। ऑल्सो अगर आप यहाँ पर बात करो यूनाइटेड के नंबर 9 टारगेट्स की, तो रैसमस हॉयलैंड के साथ आपके लिंक्स आ रहे हैं, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं। आपके हैरी केन भी 2-3 बार हिंट दे चुके हैं आकर दैट ही इज लुकिंग फॉर अ न्यू चैलेंज, ही वांट्स टू मूव फ्रॉम टॉटनहम हॉटस्पर्स। अगर यूनाइटेड यहाँ पर टॉप 4 सिक्योर कर लेती है, तो एक अच्छा प्रोजेक्ट होगा उनके पास प्रेजेंट करने को कि लुक विदाउट अ नंबर 9, और एक ऐसे सीजन में जहाँ पर हमें किसी ने रेट नहीं किया था, यू हैड द बेटर टीम, वी डिड नॉट हैड प्लेयर्स जो कि हमारे बेंच से आकर गेम बदल पाएँ। उस सीजन में भी अगर हम टॉप 4 निकाल रहे हैं, इमेजिन वॉट की वी कैन डू with you being our number 9, with you being our main man. And Kane is a player that directly fits into the Ten Hag system, the way he operates, the traits that he has. भाई आपका एरिक टेन हैग would love to have a player like Harry Kane, but also इस केस में यहाँ पर अभी आपने लॉटोरो मार्टिनेज के लिंक्स भी आते देखे हैं, रैसमस हॉयलैंड के भी लिंक्स आते देखे हैं। मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि मार्शियल से मूव ऑन करना चाहते हैं एरिक टेन हैग, वो इतना ओपनली आकर बोल नहीं रहे हैं, लेकिन ये चीज़ हो सकती है। एंड ऑल्सो कुछ टफ डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे यूनाइटेड को, जैसे कि आपके हनिबल मजाबरी के रिगार्डिंग अगर आप एक मिडफील्डर लेकर आना चाहते हो, जैसे कि कल आपने निको बरेला का मैच देखा होगा। भाई निको बरेला इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट मिडफील्डर्स इन सीरिया एंड इन वर्ल्ड फुटबॉल राइट नाउ। एंड यूनाइटेड के साथ साथ आपकी लिवरपूल भी काफ़ी हैविली लिंक्ड है। अगर निको बरेला के पीछे हम जाते हैं, आई थिंक दैट वुड बी अ सॉलिड एडिशन। फिर उस केस में आप साबित जर के लिए नहीं रो सकते, साबित जर से बेटर एडिशन होगा आपके निको बरेला का। बट वी हैव टू वेट फॉर इट। यहाँ पर कहीं ना कहीं यार देखो प्रेशर है अब मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर। उनके बचे हुए 4 गेम में उनको 4 के 4 गेम जीतने पड़ेंगे। अगला गेम आपका वूल्स के अगेंस्ट है। इट्स अ डू और डाई सिचुएशन फॉर यू। अगर आप ये गेम हारते हो द प्रेशर विल बी ऑन यू, क्योंकि यहाँ से फिर आप लिवरपूल से सिर्फ 1 पॉइंट का फासला रह जाएगा, जो कि आपका गेम इन हैंड है वो खत्म होगा। तो और अभी आपको अवे टर्फ पर एक और गेम खेलना है, उसके अलावा आपको चेल्सी से भी खेलना है, आपको फुलम से भी खेलना है। तो प्रेशर ज़रूर आपके ऊपर है, ना आपको अब उस प्रेशर को एब्जॉर्ब करके डिलीवर करना पड़ेगा। एंड इसी केस में फिर आप बात करोगे आपके उन प्लेयर्स की जो कि लीडर्स हैं लेकिन अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, उनको स्टेप अप करना पड़ेगा। चाहे आप मार्कस रैशफोर्ड की बात करो, जो सीज़न की शुरुआत बहुत अच्छी की थी, लेकिन अभी पिछले 2 महीने में फॉर्म बहुत ख़राब रहा है, इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा मिनिमम रहा है। और कहीं ना कहीं आपको कैसेमीरो से भी उम्मीद ज़्यादा लगानी है, क्योंकि भाई कैसेमीरो का पिछले 1-2 गेम अगर मैं छोड़ दूं, तो जब से वो वापसी करके आए तब से ही हैजंट बीन द सेम कैसेमीरो। तो टेन हैग के ऊपर प्रेशर है भाई परफॉर्मेंस निकलवाने का, 3 पॉइंट्स निकलवाने का। वी हैव टू वेट फॉर फर्दर अपडेट्स। एंड राफेल वरान की अवेलेबिलिटी पर अभी कोई क्लियरेंस नहीं है, बट देखते हैं क्या होता है। ऑल्सो आप लोग बताइए कि क्या आपके हिसाब से नेमार जूनियर अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड साइन करती है तो क्या वो एक अच्छी एडिशन रहेगी या नहीं रहेंगी। ऑल्सो आपको किलियन एम्बापे के ट्रांसफर पर क्या लगता है कि अगर कतर आती है तो क्या हम किलियन एम्बापे को यूनाइटेड में ला पाएंगे, भले ही कितना भी कम चांस हो, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये चीज़ हो पाएगी या नहीं। एंड ऑल्सो आपके हिसाब से नंबर 9 का जो स्टेटस है अभी, उसमें कौन परफेक्टली फिट होता है। क्या हमें हैरी केन के बदले किसी और प्लेयर के लिए जाना चाहिए जैसे कि लाहोविच वगैरह, या फिर हैरी केन इज दी ग्रेट चॉइस और शुड बी दी ऑब्वियस चॉइस फॉर अ नंबर 9 रोल। एंड विद दैट आई विल टेक अ लीव। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो गुड बाय, टेक केयर। अब द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड।